वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले साल के एसएससी सीजीएल टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मैथ्स के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले साल 28 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप चाहे तो वो वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि वैसी संख्या है जो कि 5 से विभाज्य और तीनों लगातार नेचुरल नंबर्स हैं, उनका योग यानी कि सम दे रखा है 225। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हमने माना कि सबसे छोटी एक संख्या है x, एक संख्या आपने मान लिया x माइनस 5, एक x प्लस 5। बिकॉज हम जानते हैं कि जब भी हमारा कोई संख्या होगा, अगर बोल रहा है कि 5 से विभाज्य होगा तो 5 से विभाज्य होगा, और तीनों लगातार बोल रहा है यानी कि तीनों के बीच डिफरेंस कितने का होगा, तो 5 का। जैसे कि 5 और 10, ये दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, तो 5 का है। अगर हम इसके बीच का कुछ भी देख ले, 7, 8, 9 कुछ भी देख ले, तो इसके बीच में जो भी संख्या आएंगे वो कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। यानी कि एक को हम दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है 5 का होता है। तो एक को हमने माना x, एक को माना x माइनस 5, एक को x प्लस 5। अब तीनों को जोड़ते हैं और तीनों को जोड़ दे रखा है 225। तो x प्लस x माइनस 5 प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 225। तो 3x इक्वल टू हो गया 225। तो x इक्वल टू कितने आ गए, तो 75। अब x इक्वल टू आ गया 75 और पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, तो सबसे बड़ी तो होगी x प्लस 5 यानी कि 75 प्लस 5, तो 80। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। ये हमारा क्वेश्चन है कि ए जो है, ये आपका क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। आप चाहे तो हमारे टाइम एंड वर्क में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कहा क्या रहा है, तो ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। दे रखा है कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, तो 18 दिन में। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम जो बचा उसको बी 8 दिन में पूरा किया। तो बी अकेले पूरा काम को कितने दिन में कर सकता था, तो ए 18 दिन में कितने काम को कर सकता था। तो हमने माना कि वर्क हमारा कितना है, तो 1, यानी कि ए जो है 18 दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। फिर कह रहा उसने 12 दिन ही काम किया, ए जो है 12 दिन ही काम किया, तब वो कितना काम किया होगा। अगर 18 दिन में 1 यूनिट को पूरा वर्क करेगा तो 12 दिन में कितना वर्क करेगा, तो 1/18 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी कि 2/3 यूनिट वर्क ए कर दिया। तो पूछ रहे जो शेष काम बचा उसको बी 8 दिन में पूरा किया। तो शेष काम हमारे पास बचे कितना, रिमेनिंग वर्क की अगर बात की जाए तो रिमेनिंग वर्क हमारा हो गया 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3 यूनिट हमारा वर्क बच गया, जिसको कि बी करता है। बी 1/3 यूनिट वर्क को करता है। अगर कह रहा कि बी जो है शेष काम को 8 दिन में करता है, यानी 1/3 यूनिट वर्क को वो 8 डेज में करता है। तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता था, तो बी अकेले 1 यूनिट काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 डेज में यानी कि 24 दिन में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के इजिली वे में और भी अच्छी तरीके से हमने आपको टाइम एंड वर्क के वीडियोस में और भी इस टाइप के क्वेश्चंस को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझाया। आप हमारे चाहे तो टाइम एंड वर्क के वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, यह 20% और 10% के 2 क्रमागत छूटों के साथ मिलती है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। यह हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु है जिसका कि अंकित मूल्य हमें दे रखा है 900 रुपए है, और बोल रहा है कि उस पर 20% और 10% के 2 क्रमागत छूट मिलती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम इस ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसके बनाने का 2 तरीके। एक तो हमें जैसा जैसा छूट दे रहा है वैसे वैसे करें, या फिर हम क्या करते हैं 20% और 10% का क्रमागत छूट दे रहा है तो ये दोनों को मिलाकर एक पूरे का छूट निकाल सकते हैं। तो वो कैसे, तो इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट डिस्काउंट प्लस सेकेंड डिस्काउंट माइनस फर्स्ट डिस्काउंट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से ये हमारा कितना आ गया, तो 28%, यानी कि टोटल उस वस्तु पे
डिस्काउंट कितने का हो गया 28% का। तो अगर किसी वस्तु पे 28% का डिस्काउंट है और उसका अंकित मूल्य 900 रुपये, यानी उस वस्तु को उसने बेचा कितने में होगा, तो 900 गुना 28% डिस्काउंट है तो 72%, तो 900 गुना 72/100, यानी कि उस वस्तु को उसने हमें बेचा होगा, तो आप देख सकते हैं 648 रुपये में बेचा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। उसके व्यय और खर्च का अनुपात 61:6 है। यदि उसकी मासिक आय 8710 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत राशि कितनी है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी का बचत करता है। अगर उसके व्यय और खर्च का अनुपात हमें दे रखा है कितना, 61:6। व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर और खर्च का अनुपात, सेविंग का अनुपात हमें दे रखा है कितना, तो 61:6, और बोल रखा है कि उसका मासिक आय कितना है, तो 8710 रुपये। तो उसकी मासिक बचत राशि कितनी होगी। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर वो 61 यूनिट खर्च करता है और 6 रुपये बचाता है, तब वो व्यक्ति जो 61 यूनिट खर्च करता है और 6 यूनिट बचाता है, यानी कि उसका मासिक वेतन कितना हो गया, मासिक आय कितने हो गए, तो 67 यूनिट। बट हमारा कह रहा है मासिक आय 8810 रुपये, यानी कि 67 यूनिट इक्वल टू RS 8710। तब हमसे पूछ रहा है उसकी मासिक बचत राशि कितनी होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी बचत कितनी है, तो 6 यूनिट। तो अगर 67 यूनिट बराबर 8710 रुपये, तो 6 यूनिट बराबर कितने हो जाएंगे, तो RS 8710 डिवाइडेड बाई 67 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी कि 780 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड था। हमारे रेशियो के पार्ट पे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपये की है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये हमारा क्वेश्चन करे कि एक वस्तु है जिस पर अगर हम 5% का छूट देते तो सब 950 में बेचते हैं, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो हमने माना सबसे पहले इसके तो फॉर्मूले मेथड है, बट फॉर्मूले आप एग्जाम्स में भूल भी सकते हो, तो हमें इसकी क्या करेंगे, हमने इसे माना कि इसका अंकित मूल्य 100 यूनिट है और उस पर वो 5% का छूट दिए, यानी कि उसको बेचा कितने में, तो 95 यूनिट में। बट हमारा कह रहा है कि उसे 950 रुपये में बेचा, यानी कि 95 यूनिट बराबर है किसके, तो 950 रुपये के। तो हमसे पूछ रहा वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य हमने माना था 100 यूनिट। तो अगर 95 यूनिट बराबर है 950 रुपये के, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 1000 रुपये के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी। ये हमारा क्वेश्चन क्या करे कि एक व्यक्ति जो है 75% राशि जो है पहली बाजी में हार जाता है और शेष का जो 75% बचता है उसे दूसरी बाजी में हार जाता और उसके बाद जो बचता है उसके 75% को वो तीसरी बाजी में हार गया और वो 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा। तो वो लेकर कितनी राशि गया था, तो हमने माना कि उसकी राशि कितनी थी, तो x। और अगर 75 रुपए वो हार गया तो उसके पास बचे कितने, तो 75% वो हार गया, यानी कि 25% बचा, यानी x गुना 25/100 उसके पास बच गया। और फिर से जो उसके पास शेष बचा उसका 25% फिर से हार गया, यानी गुना 25/100 फिर से, और फिर से जो बचा उसके फिर से वो 75% हार गया, यानी 25/100 फिर से। तो कह रहे अगर वो ऐसा करता तो वो 2 रुपए लेकर घर पहुंचता। तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया। अगर x रुपए लेके निकले हैं हम और 75% राशि पहली बाजी में हार गए, तो हमारे पास बचे 25/100, x का 25/100 और उसके 75% वो दूसरी बाजी में हार गए, यानी कि उसका भी उसके पास 25/100 बचे। फिर से वो ऐसा ही काम किया, तो इस तरह से उसके पास बचते 2 रुपए। तब हमसे पूछ रहा है उसके पास राशि कितनी थी, तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं ये 4, ये 4, ये 4, यानी कि उसके पास कुल राशि बच गई 2 × 4 × 4 × 4, यानी कि RS 128। उसके पास कितनी राशि लेके गया था, तो 128 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी। आप इसे चेक कर सकते हो। अगर 128 रुपये वो लेके गया और 75% राशि पहले बाजी में हार गया, तो उसके पास बचे कितने, तो 128 गुना 1/4। इस तरह से आप सारे को चेक कर सकते हो। तो आ जाएगा आपका कि 2 रुपए लेकर ही घर पहुंचा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगता है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रेन है, वो 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है और 160 मीटर लंबी है, तो एक विद्युत खंभे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, हम देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड दे रखा है हमारा किसमें, तो 72 किलोमीटर पर आवर में, और उसके ट्रेन की लंबाई दे रखी है हमारे मीटर में, और आंसर पूछ रहे सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर उसे सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो सेकंड में कैसे चेंज होगा, तो 72 × 5/18, इस तरह से ये हमारा आ गया कितना, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा स्पीड आ गया और ट्रेन की लंबाई दे रखा है 160 मीटर, तो उसे कितना समय रहेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 160 / 20। इस तरह से ये हमारा आ गया 8 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यदि x + 1/9x = 4 हो तो 9x² + 1/9x² का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, x + 1/9x = 4, देन हमसे पूछ रहा है 9x² + 1/9x² = what। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम देखते हैं 9x² + 1/9x², इसे और हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम 9x² को एलसीएम ले लिए तो, या फिर इसका दूसरे तरीके हमारा क्या एलसीएम वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे 9x² इसे हम लिख सकते हैं 3x² + 1/3x²। अब हम इसे a² + b² है, तो a² + b² = होता क्या है, तो a² + b² = होता है a + b² - 2ab। अब हम इसी चीज को यहाँ पे यूज करें तो 3x + 1/3x² - 2 × 3x × 1/3x, 3x से 3x कैंसिल हो गया। इस तरह से हमारा ये आ गया 3x + 1/3x² - 2। अब हम इसे लिख सकते हैं 3x × 9x² + 1² - 2। अब 9x² + 1 है, अगर हम इस इक्वेशन को तोड़ के देखें तो इस इक्वेशन को फैक्टराइज करें तो 9x को एलसीएम लिया तो 9x² + 1 = 4, यानी 9x² + 1 = क्या हो गया 36x। अब हम इसी चीज को यहाँ पे यूज कर दे तो 36x / 3x² - 2, x से x कैंसिल 12² - 2, यानी 144 - 2 140, ये हमारा हो गया 144 - 2, यानी कि 142, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या कुछ भी नहीं, हमारा दे रखा था x + 1/9x = 4, हमसे पूछ रहा था 9x² + 1/9x² = what। तो हमने क्या किया 9x को एलसीएम ले लिए तो 9x² + 1 = 4, तो 9x² + 1 = 36x हो गया, और हमसे पूछ रहा था 9x² + 1/9x², तो हमने क्या किया इसे 3x का होल स्क्वायर + 1/3x का होल स्क्वायर फिर बाई a² + b² = a + b का होल स्क्वायर - 2abc से तोड़ा, तो इस तरह से ये हमारा आ गया 9x² + 1/3x का होल स्क्वायर - 2। अब 9x² + 1 का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला 36x, इसी चीज को यहाँ पे पुट करके हमने सॉल्व किया तो हमारा है 142, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यदि a = 2 b = -3 हो तो हमसे पूछ रहा है 27aq - 54a² b + 36ab² - 8bq का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन दे क्या रखा है, तो a = 2 b = -3, देन हमसे पूछ रहा है 27aq - 54a² b + 36ab² - 8bq, इसका वैल्यू हमसे पूछा। तो क्या हम इसमें क्या करेंगे कि ab का वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम ab का वैल्यू पुट करना शुरू कर दे तो ये अगर काफी लॉन्ग जाएगा, 27aq करेंगे तो 27 × 8, इधर a² भी है, तो इस तरह से ये हमारा काफी लॉन्ग जाएगा। तो हम इसे कुछ इस तरह से सोचते हैं कि ये हमारे इसमें हमारी इतने जगह मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़े, तो हम इसमें क्या करेंगे 27aq है, इसे हम लिख सकते हैं 3a का होल क्यूब - 54a², और ये हम लिख सकते हैं इसे 2b का होल क्यूब। अब हमारा ये देख रहे aq हो गया, इसे हम ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, तो 54 है तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं कि ये हमारा a और b के रूप में आ जाए,
तो हम इसे लिख सकते हैं, बिकॉज ए स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3a मल्टीप्लाई बाई 2b। उसके बाद यहां से हमारा क्या हो गया, तो 3a माइनस 2b। तो ये आपका देख रहे हैं एक फॉर्मूले के रूप में तैयार हो रहा है, aq माइनस 3ab इंटू a माइनस b माइनस b का क्यू। ये आपका एक aq माइनस b क्यू का आपको फॉर्मूला पता होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तो aq माइनस b क्यू यानी 3a माइनस 2b का होल क्यू। अब 3a माइनस 2b का होल क्यू, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, 6 हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 6 का होल क्यू यानी कि 6 प्लस 6 का होल क्यू, इसे हम कर सकते हैं 12 का होल क्यू यानी कि 1728, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। हमने अगर इसका पूरा वैल्यू पुट करने लगता तो ये हमारा काफी लॉन्ग जाता, तो हमने इसे कुछ इस तरह से तोड़ने के लिए सोचा कि इसमें हमें पूरे का वैल्यू नहीं पुट करना चाहिए। तो ये हमारा a माइनस बी का होल क्यू के रूप में टूट गया। अब हम सारे का वैल्यू पुट करके इसका आंसर ला दिए 1728 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की संभावित लंबाई क्या होगी। हमसे पूछ रहा है कि एक त्रिभुज की 3 भुजा की संभावित लंबाई क्या हो सकती है। तो एक त्रिभुज की अगर 3 भुजा की संभावित लंबाई की बात करती है तो उसका क्या होता है, उसका हमारा होना चाहिए फॉर्मूले उसके होते हैं कि हम चेक करते हैं सबसे पहले ट्रिपलेट कौन सा बना रहा है, बिकॉज 4 ऑप्शंस में से हमें एक चूज करना है। तो इसका हमारा एक ट्रिक क्या होता है कि अगर हमारा फर्स्ट के 2 साइड से बड़ा थर्ड साइड आ गया तो वो हमारा त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकता। जैसे ऑप्शन नंबर ए में 2 3 6, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू होता है 5, इससे बड़ा थर्ड साइड ये आपका मुमकिन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में चेक किया तो 3 प्लस 4 होता है 7, इससे छोटा है थर्ड साइड यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी आप चेक कर सकते हो, ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 7। ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये भी हमारा हो गया 6, ये हमारा हो गया 6 और 6 ये भी नहीं होगा, और ये हमारा हो गया 8 और 8 से बड़ा 9, ये भी नहीं हमारा पॉसिबल नहीं है, इक्वल भी पॉसिबल नहीं है। जब भी होना चाहिए तो दोनों के सम से छोटा होना चाहिए थर्ड साइड यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, ये आपका एक ट्रिपलेट बना रहा है यानी कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो ये तो आपका पक्का कंफर्म है कि ये आपका होगा ही। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एडी एक त्रिभुज एबीसी का माध्यक है, यदि ओ केंद्रक हो और AO इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो तो OD की लंबाई क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, यहाँ पे हमने एक त्रिभुज ड्रॉ किया ABC, बोल रहा है कि इसका माध्यक क्या है, तो AD, ये हमने AD ड्रॉ कर दिया। फिर बोल रहा है O केंद्रक है, O क्या बोल रहा है, तो केंद्रक, यहाँ से हमने केंद्रक ड्रॉ किया, इसका नाम रखा O। फिर बोल रहा है AO इक्वल टू दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछ रहा है OD की लंबाई क्या होगी। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो उसे 2:1 में डिवाइड करती है। ये आपका 2 हो गया, ये आपका हो गया 1। बट यहाँ पे हमारा AO इक्वल टू 2 यूनिट आ रहा है, हमें दे रखा है AO इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी कि 2 यूनिट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है OD हमारा कितना है, तो 1 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट बराबर 5 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक त्रिभुज ABC में साइन A इक्वल टू कॉस B हो तो कॉस C का मान कितना है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, उसमें कर रहा है साइन A इक्वल टू कॉस B, तो हमसे पूछ रहा है कॉस C का मान कितना होगा। तो जैसा कि हम अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है, तो 180 यानी कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। और हमारा दे रखा है साइन A इक्वल टू कॉस B, तो साइन A इक्वल टू कॉस B जब भी होता है तो हमारा होता क्या है, ये हमारा तभी पॉसिबल है जब A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। तो A प्लस B इक्वल टू 90 हो गया, 90 प्लस C इक्वल टू 180, तो C इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कॉस C, तो कॉस C इक्वल टू कॉस 90 यानी कि 0, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है तथा एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ACB इक्वल टू 70 डिग्री हो तो एंगल AIC कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज हमने ड्रॉ कर दिया ABC, एक त्रिभुज यहां से हमने ड्रॉ किया ABC, बोल रखा है कि इसका अंतः केंद्र कितना है, तो अंतः केंद्र है I, और बोल रखा है कि एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है एंगल AIC कितना होगा, हमसे दे क्या रखा है, तो एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है, एंगल AC भी दे रखा है 70 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है AIC कितना होगा,
तो अगर हमसे EIC वाले एंगल्स की बात करें तो इसका एंगल कितना हो जाता है, तो इसका एंगल हो जाएगा क्या, तो 1/2 इंटू एंगल B प्लस 1/2 इंटू एंगल 70, एंगल C अगर करें तो ये हमारे कितना हो जाएगा, तो 45 प्लस 35 यानी कि 80। और इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमसे वो अंतः केंद्र पूछता है तो इस अंतः केंद्र का कोण पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एंगल B प्लस 1/2 इंटू एंगल C प्लस एंगल AIC इक्वल टू 180। अब हमसे इतने के वैल्यू तो हमें मालूम चल गया 80 है, तो AIC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AIC इक्वल टू 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 14 से लेके आगे तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।